मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 9th एंड 10th ऑफ सितंबर 2021। आज हम 9th और 10th सितंबर 2021 के दोनों ही डेज के जो हिंदू न्यूज़पेपर थे दोनों को ही एक साथ डिकोड करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। क्लास PDFs आर अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज। You can download the lectures, notes, resources, everything from the class PDF. क्लास के ना from the टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज पर ना सारे लेक्चर, सारे PDF सब कुछ हम अपलोड कर देते हैं, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर्स को अगर आपको चाहिए होते हैं तो। ठीक है, तो किसी भी डिले के बिना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। First very important article in the newspaper was amid protest, center hikes MSP for rabi crops. First of all, let us understand what is the news. पहले तो ये देखते हैं न्यूज है क्या। ठीक है, so the article says that government has increased the MSP of rabi crops. आर्टिकल बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने राबी क्रॉप्स की जो MSP है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया है। So the second question that should come to your mind is what is MSP? Second question ये आना चाहिए दिमाग में, MSP क्या है? So MSP is minimum support price and further MSP क्या है? Minimum support price है। और अगर इम्पॉर्टेंटली एक और पॉइंट हम देखें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो ये वो रेट है जिस रेट पर गवर्नमेंट फार्मर से उनके क्रॉप्स को, उनकी उपज को परचेज करती है। इट इज द रेट एट विच द फार्मर्स दे परचेज द क्रॉप्स, द गवर्नमेंट परचेज द क्रॉप्स फ्रॉम द farmers. Okay, so it's a minimum price because the word क्या है, minimum support price ना, so it's a minimum price which is set by government ये प्राइस सेट करती है ताकि मान लीजिए अगर मार्केट प्राइसेस हैं वो जो कॉस्ट इंकर किया है फार्मर ने क्रॉप को उगाने में उस क्रॉप से कम है, अगर मार्केट में उस क्रॉप का प्राइस कम मिल रहा है उन्हें, तो गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर जो फार्मर्स ने किया उससे अधिक प्राइस पर उस क्रॉप्स को फार्मर से खरीद लेती है ताकि उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो या लॉस ना हो। ठीक है, करंट रेट्स ऑफ MSP आर फिक्स्ड फॉर 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द राबी क्रॉप्स। Now the rabi crops for which the price hike has been in news, they are wheat, mustard, safflower, masoor, then rapeseed, chana or gram. Now here the wheat MSP has increased by 2%. 2% का हाइक देखने को मिला है wheat के MSP में, बट मस्टर्ड, सैफलावर, मसूर दाल के MSP में 8% का हाइक देखने को मिला है। ठीक है, दिस इज द न्यूज। पहली बात तो ये न्यूज है। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज what is the meaning of increase in MSP और hike in MSP। इसका मतलब क्या है कि MSP में हाइक हुआ है। The meaning is very simple. The hike in MSP means, ये जो हाइक हुआ, इंक्रीज हुआ MSP में, इसका मतलब क्या होता है? It simply means that the higher MSP will ensure higher remunerative price for farmers। देखिए, गवर्नमेंट जिस प्राइस पे खरीद रही है फार्मर्स से उनके क्रॉप्स उसको बढ़ा दिया है, तो फार्मर्स के लिए तो रेम्यूनरेशन ही हुआ ना ये। सेकेंडली, इट विल इंकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इट विल enhance farmers incomes. Now how it will encourage crop diversification? Because see, wheat MSP increase has been 2%, mustard, safflower, masoor dal MSP increase is 8%, so accordingly they will diversify the crops also। ठीक है, जिसपे ज्यादा MSP मिल रहा है उनको भी उगाने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, अलग अलग तरीके के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा। इट विल enhance farmers incomes also, it will encourage farmers to sow more। okay, but what is the issue? Some farm unions, they have pointed out that the rate of inflation was higher than the MSP hike for most crops, and they argued that in real terms MSP for wheat has dropped 4% if we compare it with the inflation that is going on in the country। ओके, अगर इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन मतलब जब हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, तो उसके कंपैरिजन में कुछ फार्म यूनियंस का कहना है कि इन्फ्लेशन के से कंपेयर करो तो MSP जो है वो कम है, बल्कि कम हुआ है, हाइक तो हुआ ही नहीं है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। ठीक है, खर्चा ज्यादा है। तो और ये भी कहा है कुछ फार्म यूनियंस ने कि जो वीट का जो MSP है अगर हम इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो वो 4% और ड्रॉप हुआ है। ठीक है, नाउ दिस इज दी लकूने और यू कैन से द इशू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल रेज्ड बाय द फार्म यूनियंस। Another important point is for prelims, what is Rabi crop? Rabi crops are the crops which are sown in October to December. They are harvested in April, June. For example, we have wheat, barley, peas, gram, mustard. तो ये राबी क्रॉप्स ना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी में उगाए जाते हैं। अक्टूबर दिसंबर में इनको सो किया जाता है, अप्रैल जून में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है।
ठीक है. Now here in this page you will see this article, you will read another article, that is cabinet approves incentive scheme for textile sector. Again this article is important for GS paper 3. cabinet ने textile sector के लिए incentive scheme launch किया है, approve किया है. So here in this article says that our union cabinet has approved an outlay of rupees 10,683 crore on the production linked incentive scheme in man-made fiber apparel means clothing, fabrics, technical textile sectors. So first of all let us understand, we know the news now. हमें पता चल गया न्यूज़ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने या यूनियन कैबिनेट ने 10,683 करोड़ का जो आउटले है, बजट है, वो PLI स्कीम इस टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अप्रूव कर दिया है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ए PLI स्कीम. सो PLI और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम. दैट मीन्स देखो आउटकम और आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम का मतलब क्या होता है. इट मीन्स द इंसेंटिव और रेम्यूनरेशन विल बी पेड ओनली इफ मैन्युफैक्चरर्स मेक द गुड्स. क्योंकि जब भी आप आउटपुट हमको लाकर दोगे तभी हम आपको इंसेंटिव पे करेंगे. ये होता है PLI स्कीम. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. तो इसे हम बोलते हैं PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. You are producing, you will be given incentive. Production is linked with incentive is linked with production. Okay. As we all know that this textile sector now it contributes 4% to GDP and it provides direct employment to estimated amount of 35 million people. Now coming towards the importance of this PLI in textile sector. देखो जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज दैट इट इज गोइंग टू हेल्प इन ब्रिंग इन न्यू इन्वेस्टमेंट. ओके, इट कुड हेल्प टू ब्रिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन रुपीज 19,000 crore. Secondly, we all know that textile sector is employment intensive sector. So the PLI scheme would provide a big boost to the textile sector and will bring in investment in the textile sector which will have a double effect, multiplier effect. ये आपने multiplier effect term ना इंडियन इकोनॉमी की NCERT में क्लास 12th में पढ़ा होगा. ठीक है, if you have studied the NCERT Indian economy class 12th then you must be knowing about the multiplier effect of Indian economy. So it would aid in creation of 7.5 lakh direct jobs. It will also boost the investment in the new capacities in man-made fiber apparel. MMF based apparel जो होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, नई कैपेसिटीज बना पाएंगे, पैसा आएगा तो हम नए डिपार्टमेंट्स बना पाएंगे ना. And it will also keep on priority the 3-tier, 4-tier towns, rural areas. So it will promote regional development in the aspirational districts also. Okay. So this is the importance of this article. ऐसे आपको पढ़ना है कोई भी न्यूज़ आर्टिकल कि क्या न्यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इश्यूज है. ये सारे पॉइंट्स आपके ज़रूरी होते हैं होलिस्टिक स्टडी के लिए. Now coming back to a very important article on page number 1 itself, Jharkhand House clears bill for 75% quota for locals. आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए. अनअकैडमी ने कॉम्बो अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन टू क्रैक UPSC CSE लॉन्च किया है. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट प्री, मेंस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट बैचेस, books, notes. These books will be delivered to your house. Notes, live lectures. If you miss the live lectures, you will get the recorded lectures also. 101 test series also. और टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की. And also this wisdom series will help you tackle all your doubts in the guidance of top educators on Unacademy who themselves have cleared this examination. तो ये जो कॉम्बो ऑफर है ना, ये 15 सितंबर तक ही है. इसमें प्राइसेस देखो सारे लो हैं, बट 15 सितंबर के बाद ना प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो आप क्या कर सकते हो, आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10. 15 सितंबर से पहले सब्सक्राइब कर सकते हो और कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पर. यानी कि इस प्राइस पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 15 सितंबर से पहले अर्पिता 10 कोड यूज करके सब्सक्राइब करते हो. ठीक है, सो टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे. द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Now coming on to this article, Jharkhand House clears bill for 75% quota for the locals. So what is this news all about? Let us understand. देखो 75% कोटा जो है ना झारखंड की गवर्नमेंट लेकर आई है लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में, और ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो 40,000 तक की सैलरी महीने की कमा रहे हैं.
तो इस पर्टिकुलर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटी बनाई गई है जिसमें हेड जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, जो कि एम्प्लॉयर जो भी होगा प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर्स का, उसको डायरेक्शंस इशू करेगा। उसके नीचे होगा डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर, फिर सर्कल ऑफिसर और फिर लोकल एमएलए। अगर ये बिल पास हो जाता है ना, अभी तो ये बिल पास हो गया है, इस बिल के पूरी तरीके से सामने आने के बाद, ठीक है, इस बिल के पूरी तरीके से पारित होने के बाद झारखंड थर्ड स्टेट बन जाएगा जो कि अपने लोकल्स को ये कोटा प्रोवाइड कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है हरियाणा, थर्ड झारखंड है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज अ गुड स्टेप टेकन बाय झारखंड गवर्नमेंट, बिकॉज सी व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द लोकल्स think that outsiders garner more shares of the gains from such growth. So that is why this bill is to make sure that the economic growth is evenly distributed and the locals do not feel left out. Moreover, there is a need to preserve local language and culture also. Okay, many experts often stress on the need to assimilate into the local conditions, which means outsiders and migrants need to learn the local language and observe the local customs, ताकि उनकी जो लोकल कम्युनिटी है उसमें किसी भी तरीके का ये ना हो कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी या लोकल कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो। Hiring locals who are familiar with the terrain and language is also critical in customer facing roles. Okay, so that is why this bill is kind of good, but there are certain drawbacks also. इस bill के drawbacks भी हैं. For example, there are chances that some of such jobs would be done by people who might be less qualified. Reserving jobs for locals narrows the supply of eligible candidates. That can result in poor and shoddy work. Regional chauvinism affects the industries and leads to deterioration in industrial growth. Okay, so these are the drawbacks of this particular bill. Now the next important article, this is not just an article, it's an editorial also. Okay, so the editorial is about the green hydrogen. Green hydrogen, a new ally for a zero carbon future. तो इस आर्टिकल में ना ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने के प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं और एज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स। अभी हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं ना, उसके बजाय अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें तो क्या होगा, तो वो प्रोस्पेक्ट इसके अंदर डिस्कस किए गए। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ए ग्रीन हाइड्रोजन। So green hydrogen, it is a kind of hydrogen which is made by electrolysis of water. Electrolysis means splitting water into hydrogen and oxygen. So when hydrogen and oxygen are splitted from water using the renewable power from the wind and solar energy, we get the green hydrogen. Now let us understand the importance of green hydrogen. Now when we look at the importance of the hydrogen fuel or the green hydrogen, we should understand that first importance is that it is imperative for the target of net zero emission. So it's a viable alternative to fossil fuels and it can be used for the generation of power. So it can achieve our net zero emission target. Then fossil fuels are responsible for production of around 830 million tons per annum of carbon dioxide. So that gives rise to global warming. So if we use the green hydrogen, it will help mitigate greenhouse gas emissions and it will be imperative to achieve the target of the expert guidelines on global warming to remain under 1.5 degrees Celsius. Then because this green hydrogen, it's a pollution free energy source, so it will also help to end the premature deaths due to air pollution because it emits only water. जब ये ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करता, ये सिर्फ वाटर एमिट करता है। सो हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ circular sustainable fuel because the water is electrolyzed to give hydrogen fuel which is burnt to give energy and water again. So it's a circular sustainable judicious fuel. Okay, also hydrogen is the most abundant element on the planet, so it becomes very easily available, and water is a source of green hydrogen, so it is also easily available, and it is an energy rich resource because it has an energy density almost 3 times that of diesel. Okay, so these are the importance of using green hydrogen. Now there are some challenges also in the utilization of this green hydrogen. इस ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने में कुछ इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। वो क्या है ये समझ लेते हैं। देखो जो मेजर चैलेंज है ना, सबसे पहला चैलेंज, आप इसको साथ साथ ना लिखते जाओ, just try to note it down so that you will understand also and you will get the point also. The major challenge number 1 is, I told you in the previous slide that it has a very low density. Okay,
सो बिकॉज इट हैज अ लो डेंसिटी, राइट इट डाउन, क्योंकि इसका डेंसिटी लो होता है, इट रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फॉर इट्स स्टोरेज, लार्ज वॉल्यूम्स फॉर इट्स स्टोरेज। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसको स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। Alternatively, one chooses to store it in the liquid form. Reducing the storage space requires maintenance of temperatures as low as -253 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या होगा, ये आपका खर्चा बढ़ाएगा, इट विल इंटेल ह्यूज कॉस्ट। Okay, so that is the first challenge. Because it has low density, it requires large volume for storage. If you want to store it in liquid form, then you will require to maintain the temperature at -253 degrees Celsius, which entails huge cost. That is the first challenge. Okay, now the second challenge is the production cost. Please write it down. Second challenge is का production cost. प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है उसको प्राइम ऑब्स्टेकल माना जाता है ग्रीन हाइड्रोजन के केस में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज बाय सम एजेंसीज, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड $1.5 per kilograms by adopting various conservative measures. That is the production cost, and that is huge. ओके, सो दिस इज द मेजर चैलेंज। ये जो दो है ना, ये मेजर चैलेंज है जब बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन के यूटिलाइजेशन की। नाउ सम कंट्रीज हैव गिवन इंसेंटिव्स फॉर यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सऊदी अरेबिया इज वर्किंग टू स्टैब्लिश $5 billion green hydrogen manufacturing unit. Okay, this is the initiative taken by Saudi Arabia. Okay, then Indian Railways have also announced country's first, write it down, country's first experiment, ठीक है, of a hydrogen fuel cell technology based train। तो इंडियन रेलवेज भी पहला एक्सपेरिमेंट कर रही है कंट्री में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन को लाकर बाय रिट्रोफिटिंग एन एग्जिस्टिंग डीजल इंजन। ओके, सो द कंक्लूजन इज दैट इट्स हाई टाइम दैट इंडिया शुड ऑल्सो फोकस इट्स अटेंशन टुवर्ड्स गोइंग इन फॉर द क्लीन एनर्जी, सो दैट वी कैन decarbonize the economy and we can adopt green hydrogen as an environmental friendly and safe fuel for our coming generations. Okay, now we have studied about green hydrogen. There is black hydrogen also. हमने green hydrogen के बारे में पढ़ा है ना, black hydrogen भी होता है ना। What is black hydrogen? Black hydrogen is produced by the use of fossil fuels. Okay, then we have a pink hydrogen also. हमारे पास pink hydrogen भी होता है। Pink hydrogen is produced through, write it down, the technique of electrolysis. Electrolysis हमने पढ़ी ली already, ठीक है, but it uses energy not from solar or wind, energy. It uses the nuclear power sources. ओके, यहाँ पर लिख लो, ये न्यूक्लियर पावर सोर्सेज की एनर्जी को यूज करके, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके पिंक हाइड्रोजन बनता है। देन वी हैव द ब्लू हाइड्रोजन ऑल्सो, हमारे पास ब्लू हाइड्रोजन भी है। ब्लू हाइड्रोजन इज अ नेचुरल गैस, Ng मीन्स नेचुरल गैस। इट इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन and carbon dioxide either by using the SMR technology which is known as steam methane reforming technology, लिख लो इसको, steam methane reforming, this is important for prelims technology, okay, or by using, write it down, the ATR technology. ATR technology means the autothermal reforming technology. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। बट द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड एंड देन स्टोर्ड, इसको कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है और हाइड्रोजन फ्यूल को यूज कर लिया जाता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ hydrogen fuels that are being used by globally by different countries. Okay, Unacademy is launching all India free scholarship test for the UPSC CSE aspirants every Sunday at 11 AM in the morning.
Tomorrow, Unacademy will be launching this free scholarship test for all of you, wherein you can stand a chance to win scholarship from a pool of rupees 4 crore. Rank 1 to rank 3 will get free 1-year combo plus subscription on Unacademy Plus. Rank 4 to 10 will get 75% scholarship. Rank 11 to 50 are going to get 50% scholarship, and rank 51 to 500 will get 25% scholarship. अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को सुबह 11 बजे कंडक्ट होता है। ये लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, प्रीलिम्स स्पेशल है इस बार, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमने प्रीलिम्स पैटर्न्स पे ही तैयार किए हैं और आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा इस कॉम्बैट के एंड में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। So you can stand a chance to win a scholarship and compete with other aspirants to test your preparation. You can use the invite code ARPITA10, click on the link given below in the description box and enroll now. नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया रशिया रिव्यू अफगानिस्तान सिचुएशन। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आपका जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल है सिक्योरिटी काउंसिल के, और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, इन दोनों की मीटिंग हुई है दिल्ली में। एंड बोथ ऑफ देम रिव्यूड द सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। एक डिटेल्ड एक्सटेंसिव रिव्यू किया है अफगानिस्तान के सिचुएशन का इन दोनों ने। इंडिया और रशिया ने अग्री किया है कि हम अपनी पोजीशंस को अफगानिस्तान के इशू पर कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि एक मतलब आप बोल सकते हो कंसेंसस के साथ हम डिसीजन लेंगे कि करना क्या है अफगानिस्तान के इस इशू के चलते, कैसे आगे रिश्ते बढ़ाने हैं। The two sides have also stressed the need to hold Taliban to their promises of ensuring that they will not allow Afghanistan to become a safe haven for terrorist organizations. एक peaceful settlement process अफगानिस्तान के साथ शुरू करेंगे, एक इंट्रा अफगान डायलॉग। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें ज्यादा कुछ नोट डाउन करने का नहीं, आपको समझना है कैसे ये दो कंट्रीज मिलकर अफगानिस्तान इशू को हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है, पैनल सेटअप टू ड्राफ्ट बिल ऑन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ये जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई है, ठीक है। यू कैन ड्रॉ अ माइंड मैप लाइक दिस। आप इस तरीके से ना फ्लो चार्ट या माइंड मैप के थ्रू भी अपने नोट्स बना सकते हो। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ कमिटी फॉर व्हाट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखो, क्यों, फॉर for framing the new, write it down, drugs, cosmetics and medical devices bill. Okay, so the committee has been created to frame new drugs, cosmetics and medical devices bill, and this committee is going to examine, ये कमेटी क्या करेगी, एग्जामिन करेगी the present or the current drugs and cosmetics act of 1940. okay, and then it will submit a draft document for the new bill, and it is an 8-member panel. ये जो पैनल, ये जो कमेटी बनी है, इसमें 8 मेंबर्स हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड हु विल बी द हेड ऑफ दिस पैनल, इस कमेटी का हेड कौन होगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द हेड विल बी DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके बारे में आपका होमवर्क है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, हु इज अ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो इस तरीके से सी यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप और अ चार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू कंडक्ट 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग। अब ये 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग क्या होता है, इसमें ना दोनों ही कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 2+2 बोलते हैं, ठीक है। तो हियर राइट इट डाउन, विच 2 मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट फ्रॉम ईच साइड, द फॉरेन मिनिस्टर from India and from Australia are going to participate, and the defense minister. Okay, that is why it's known as a 2+2 meeting. This meeting was conducted in 2018 also between India and US. Okay, so this 2 meeting is going to talk about Australia-India comprehensive strategic partnership. Okay, in the Indo-Pacific region. It will talk about bilateral free trade agreement. So once this meeting is conducted na, then we will talk about the different decisions that were taken in this meeting. Okay.
This was all about the 9th of September 2021 The Hindu newspaper. ये था आपका 9 September 2021 का The Hindu newspaper analysis. I hope you enjoyed it. The part 2 will come soon on the 10th of September 2021 The Hindu decoded analysis. जो part 2 होगा 10 September का वो आपका बहुत जल्दी कल तक रिलीज हो जाएगा. ठीक है. सो वी कैन स्टडी दैट लेटर. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बिकॉज ऑलरेडी 30 minutes हैव पास्ड एंड दिस whole lecture covered the 9th of September 2021 The Hindu newspaper, so it's a lot to take in. So make sure that you revise it, then we will study the next date of the newspaper tomorrow. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating.